हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनके बारे में बात करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आज के टाइम में मैं 2023 में इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इस टाइम में हम बात करें तो महिलाएं जितना अपना अच्छे से जी पा रही हैं या हर चीज़ में अपना योगदान दे पा रही हैं, तो इसकी वजह जो है वो राजा राम मोहन रॉय को की भी इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है रहा है। क्योंकि अगर पुराने ज़माने में हम देखें तो सती प्रथा हुआ करता था और जो स्त्री है उसको कुछ खास दर्जा नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय सामने आए और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। इसलिए हम इनके बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। तो हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय थे उनका जन्म हुआ था 22 मई 1700, ठीक है, 1772 में इनका जन्म हुआ था। और वह एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थे। क्योंकि हम सोशल स्टडीज़ टॉपिक में भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। +1 +2 में टॉपिक है जिसमें बहुत सारे समाजशास्त्रियों के बारे में, उनके योगदान के बारे में पूछा गया है। उन्हीं में से राजा राम मोहन रॉय भी हैं, ठीक है। सोशोलॉजी, आप अगर बीए की भी सोशोलॉजी उठा के देखोगे तो वहाँ पर भी इनका नाम ज़रूर आएगा, ठीक है। इसलिए ये ऑल ओवर जो स्टडी होती है, जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं ना, जो सोशल स्टडीज़ से संबंधित होते हैं, तो उसमें भी इनका नाम आता है। इसलिए एक बार पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर सकते हैं कि इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और ये प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने 19वीं सदी के बंगाल पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन रॉय को अक्सर सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की वकालत करने के उनके प्रयासों के साथ साथ उस समय समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनके अभियान के लिए आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के एरिया में भी बात करी, स्पेशली बात करें तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन की बात करी। क्योंकि इन्होंने समाज सुधार में महिलाओं का टॉपिक को लिया। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर रखा जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको सती प्रथा जैसी कुप्रथा में नहीं धकेला जाएगा, तो हमारा समाज काफ़ी प्रगति कर सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है इनको एक भारतीय जो है समाज सुधारक कहा जाता है और इनको आधुनिक भारत का जनक भी राजा राम मोहन रॉय को ही कहा जाता है। उनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल भारत में है, ठीक है। क्योंकि अभी जब हमारी भारत देश को आज़ादी मिली तो उसके बाद हमारा जो है भारत देश में काफ़ी राज्य नए भी बनते चले गए और बंटवारा भी होता चला गया। तो अभी फ़िलहाल में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के पिताश्री के बारे में। इनके जो है फादर साहब, उनके बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता है कि उनके जो पिता थे उनका नाम रामकांत रॉय था। एक वैष्णव ब्राह्मण थे जो मुग़ल प्रशासन में राजस्व कलेक्टर के पद पर काम करते थे। अब मुग़ल प्रशासन इसलिए कहा है क्योंकि 1772 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तो अंग्रेज़ हमारे भारत में थे ही थे, ठीक है। तो इसलिए जब जो मुग़ल थे उस टाइम पे, जो मुग़ल थे तो उनके टाइम पे राजस्व कलेक्टर के पद के रूप में काम करते थे। यानी लोगों से जो जितना भी कर वसूला जाता था या वित्त से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी रख रखाव होता था वो इन्हीं के अंडर किया जाता था। अब इनकी माता के बारे में बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय की माता तारिणी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उनके बारे में विस्तार से बहुत कुछ ज्ञात तो नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड मुख्य रूप से स्वयं राजा राम मोहन रॉय और उनके योगदान पर ही केंद्रित है। मतलब जो इन्होंने किया इसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज हमें मिलेगी। इनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज हमें मिली थी। उसके बाद है राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता था कि सती प्रथा में आपको सीधा जो है वो आग में ही जला दिया जाएगा। सती प्रथा का मतलब होता था कि अगर किसी महिला का हस्बैंड मर जाता है तो उसे भी उस हस्बैंड के साथ मरना पड़ेगा, चाहे वो उसी के साथ चिता पर जल के मर जाए, ठीक है। या तो उसे ज़बरदस्ती जला दिया जाता था या तो वो खुद वहाँ पे उस चिता पे बैठ जाया करती थी। दूसरा ये था कि या तो उसे जिंदा ही मिट्टी में दबा दिया जाता था, ठीक है। यानी ये होता था कि हस्बैंड के मरने के बाद वो जिंदा नहीं रहेगी और उसको मरना ही पड़ेगा, चाहे वो, और मरने के लिए कोई भी तरीका अपना सकती है, ठीक है। चाहे वो आग में जल के मर जाए, चाहे किसी भी तरीके से मर जाए, ठीक है, उसे मरना ही पड़ेगा।
लेकिन जो पुरुष थे उनके लिए अलग से रूल थे। पुरुष की अगर पत्नी मर जाती है तो उसकी सेकंड मैरिज कर दिया करते थे, लेकिन अगर महिला का जो हस्बैंड है वो मर जाता है तो उसे मरना पड़ेगा। ये चीज़ राजा राम मोहन रॉय ने देखी कि ये तो बिल्कुल ही भेदभाव की है कि कैसे आप एक जिंदा इंसान को जला सकते हैं। अगर उसका हस्बैंड मर भी जाता है तो हम उसकी दोबारा भी शादी करवा सकते हैं। लेकिन उस समय विधवा पुनर्विवाह का चलन नहीं था कि अगर एक औरत विधवा हो जाती है तो फिर वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती है। इस तरह का चलन उस वक्त मिला करता था। तो उन्होंने इसके बारे में भी काम करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि जिस भी महिला का पति मर जाता है तो उसे दोबारा शादी करने का पूरा अधिकार है। राजा राम मोहन रॉय की विरासत सती उन्मूलन से भी आगे तक जाती है। वो महिलाओं के माफ़ कीजिएगा वह महिलाओं के अधिकारों के लिए एक सच्चे चैंपियन थे। उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह की भी प्रमुख रूप से निंदा की और महिलाओं के लिए समान विरासत अधिकारों की वकालत की। मतलब इन्होंने ना सिर्फ सती प्रथा के लिए काम किया बल्कि इन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह के लिए भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, बहुविवाह और बाल विवाह इसके लिए भी उन्होंने काम किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने समय में प्रचलित कठोर जाति विभाजन, जो कठोर जाति विभाजन था जिसमें बोला गया था कि सबसे पहले ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्य होंगे और उसके बाद हमारे शूद्र होंगे। इस तरह से 4 कैटेगरी में जो है बांटा गया था। तो उन्होंने उस समय का जो जाति विभाजन किया था उसका भी इन्होंने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि ये जो 4 स्टेप हमारे किए गए थे जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, तो उन्होंने ये बोला कि जो ब्राह्मण जिन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा है उन्होंने ये लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, उस टाइम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने ये पूरा लिस्ट बनाई हुई है कि ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा जाएगा, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे और उसके बाद शूद्र आएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ का भी मना किया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब जो लास्ट वाले आ जाते थे, जो शूद्र आ जाते थे, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय के योगदान को आज भी याद किया जाता है और मनाया जाता है कि उन्होंने समाज को बदलने और महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हमारा आगे आता है शैक्षिक सुधार। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम नहीं किया था बल्कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। सामाजिक प्रगति के लिए शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए राजा राम मोहन रॉय ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो चुका है, में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी, तो वो की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और पारंपरिक भारतीय ज्ञान के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा को अपनाने की भी वकालत की थी। उन्होंने बोला कि हमें ना सिर्फ अपने इंडिया के एजुकेशन को अपनाना है बल्कि हमें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न जो एजुकेशन है उनको भी हमें पढ़ना है। क्योंकि अभी तक हम पुराने जितने भी लोगों को देखते आ रहे हैं वो कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि हमने पश्चिमी शिक्षा को भी लेना है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो उनका कोई भी कल्चर हो। यानी कि हमें सिर्फ ना अपने देश के बारे में ही जानना है बल्कि दूसरे देशों के बारे में भी जानना है। उनके प्रयासों से भारत में आधुनिक शिक्षा का जो मार्ग है वो सामने आया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा को समाज सुधार का आधार माना। उनका कहना था कि अगर एजुकेशन मिलती जाएगी सभी को, सब एजुकेटेड होते जाएंगे, तो जो सोशल सुधार है, जो हमारा सामाजिक सुधार है, वो होता जाएगा। उनका कहना था कि अगर शिक्षा लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो ऑफकोर्स उनके माइंडसेट में काफ़ी चेंज आएगा, हमारी सोसाइटी को लेकर, हमारी वुमेंस को लेकर। तो अगर हम लोगों को एजुकेट कर देते हैं तो सोशल चेंज खुद ही हो जाएगा, सोशल चेंज हो जाएगा और सोशल सुधार भी हो जाएगा, यानी कि सामाजिक सुधार भी हमारा हो जाएगा। जो समाज में कुरीतियाँ पाई जाती हैं, जाति को लेकर बोल के रखा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, अगर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक सुधारों ने न केवल भारत को अंधविश्वासों के चंगुल से मुक्त कराया बल्कि भारत में शिक्षा की एक प्रणाली की भी शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि अगर एजुकेटेड होंगे लोग तो अंधविश्वास में भी वो नहीं आएंगे। राजा राम मोहन रॉय शिक्षा को सामाजिक सुधार के लिए एक कार्यान्वयन मानते थे। उन्होंने कोलकाता, वाराणसी और मेरे ख्याल से वाराणसी होगा यहाँ पे, वाराणसी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, और चेन्नई के प्रेसिडेंसी टाउन में संस्कृत कॉलेज को मजबूत करने के लिए सरकार की नीति का विरोध किया और अधिक पाश्चात्य महाविद्यालयों की स्थापना का आग्रह भी किया था।
एक तो उन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करी थी, दूसरा उन्होंने संस्कृत कॉलेज में सुधार करने की बात करी, संस्कृत कॉलेज को और ज़्यादा मजबूत करने की बात करी कि हमें संस्कृत भी बच्चों को पढ़ानी है। ठीक है, उन्होंने लॉर्ड हेम्स्टन को लिखा कि संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य की शिक्षा कुछ भी नहीं करेगी और इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था। अच्छा सॉरी, इन्होंने ये बोला कि जो संस्कृत भाषा है ना, जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, उसका मतलब इन्होंने बोला कि इससे क्या होगा कि जो संस्कृत भाषा है ना, वो साहित्यिक शिक्षा में कुछ भी सुधार नहीं करेगी। ऐसा नहीं बोला था कि संस्कृत भाषा जो है वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, या इन्होंने संस्कृत भाषा को पढ़ाने की बात नहीं करी थी। उन्होंने स्पेशली ये कहा कि जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा साहित्य है, उसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल इसका नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद है पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा, बल्कि उन्होंने उनसे भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने का अनुरोध भी किया था। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो लॉर्ड की बात करी थी, उनसे उन्होंने सिफारिश करी थी कि हमें संस्कृत भाषा को भी प्रमोट करना है। ठीक है, जो कि और क्षेत्रों में तो ऑफकोर्स हमारी होएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लॉर्ड हेमिस्टन है, उनको लिखा था उन्होंने कि संस्कृत भाषा और जो संस्कृत साहित्य है वो शिक्षा में कुछ नहीं करेगी और इसका कोई व्यवहारिक जो है उपयोग नहीं है, लेकिन संस्कृत को पढ़ाया जरूर जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमें पता है हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज तो संस्कृत ही रही है। हमारे पुराने जो भी ग्रंथ हैं, पुरातन चीज़ें हैं, वो सारी संस्कृत भाषा में मिली हैं। तो उन्होंने ये चीज़ भी कही थी, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें भारत में उन्होंने भारत में ये भी कहा कि हमें पश्चिमी शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देना है। उन्होंने महसूस किया कि युवा वर्ग बदलते समाजों के अनुसार खुद को अनुकूल नहीं बना सकते हैं। यदि वे सदियों पुराने वेदांत दर्शन या सिद्धांतों से चिपके रहते हैं तो फिर वो अपना कोई नया जो है वो कर ही नहीं पाएंगे। राम मोहन शिक्षा की आधुनिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक शिक्षण के प्रमुख अधिवक्ता थे। देश के लोगों का सुधार राजा राम मोहन रॉय का मुख्य मकसद था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सीखने में अधिक उदार और प्रबुद्ध प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करी थी। शिक्षा की नई प्रणाली में उन्होंने नए जो अन्य उपयोगी विज्ञान है, जैसे गणित है, हमारा प्राकृतिक दर्शन है, रसायन है, विज्ञान है और एनाटॉमी है, जैसे व्यवहारिक उपयोगों के विषयों की शुरुआत करी। मतलब उन्होंने बोला कि शिक्षा प्रणाली में हमें क्या करना है, ये जो कुछ और भी हमारे सब्जेक्ट है उनको भी हमें ऐड करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के विरोध को अभिव्यक्ति मिली जब सरकार अंग्रेजी के अध्ययन के साथ साथ अन्य पाश्चात्य भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सहमत हो गई थी। यानी कि उन्होंने बोला कि अंग्रेजी तो चलो होएगी, क्योंकि जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों ने तो अपनी भाषा को ही प्रमोट किया। ऑलमोस्ट जो जितने भी लोगों को एजुकेट किया था वो इस रीज़न से किया था कि हमारे काम में हेल्प कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें इंग्लिश भाषा जो है वो आ जाएगी तभी तो हमारी हेल्प कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जितने भी लोगों को उस टाइम पढ़ाया था सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ाया था। पूरे इंडिया को एजुकेट करने का कोई ठेका नहीं था उनके पास। उन्होंने बोला कि अगर हमें इनसे काम करवाना है तो इनको इंग्लिश आनी चाहिए, तो इनको पहले इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को ही एजुकेट किया था। उसके बाद है हिंदू कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता हिंदू कॉलेज के लिए एक अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसे वर्ष 1817 में प्रबुद्ध बंगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, हिंदू कॉलेज अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, क्योंकि जिस टाइम ये स्थापित किया गया था तो उस टाइम तो अंग्रेज थे ही थे। तो उन्होंने बोला कि जो हिंदू कॉलेज है उसको अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की शिक्षा प्रणाली ने पश्चिमी मानविकी और विज्ञान के अध्ययन पर भी जोर दिया। राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी और हिंदू विद्वानों का एक संघ बनाया। उन्होंने एक कॉलेज भी शुरू किया और विज्ञान, राजनीति विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था भी उन्होंने करी थी। मतलब उन्होंने एक हिंदू कॉलेज भी बनवाया था और साथ साथ में उन्होंने जो विज्ञान है, राजनीति है, गणित है, ठीक है, अंग्रेजी है, ये ऐसे जो कुछ हमारे मॉडर्न सब्जेक्ट हैं उनको भी उसमें ऐड किया था। और उसके बाद लिखा है कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत ही नहीं, राम मोहन रॉय ने महिला शिक्षा की वृद्धि और समृद्धि को भी बढ़ाया था। उन्होंने जितने भी, जैसे हिंदू कॉलेज की हम स्थापना की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ आदमियों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, महिलाओं की शिक्षा को भी उन्होंने बोला था। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक नारी जाति को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक समाज बुराइयों से मुक्त नहीं होगा, जो मैं बहुत पहले से आपको बताती आ रही हूँ। अब है राजा राम मोहन रॉय के साहित्यिक कार्य कौन कौन से थे।
यानी उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। सॉरी, पुस्तक नहीं होता, बुक्स की बात कर लेते हैं, पुस्तकों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ गिनी चुनी बुक्स के बारे में ही नाम लिखे, उन्हीं के नाम लिखे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हम कुछ निम्नलिखित चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा आता है, वैसे तो आपको इनमें से दो जो भी याद हो सकती है, ठीक है, जो आपको इजी नाम लगता है, क्योंकि जब इनके बारे में आप लिखने बैठोगे तो थोड़ी बहुत बुक्स तो आपको लिखनी पड़ेंगी ना इनके बारे में। तो जो भी आपको अच्छे से याद आ जाएगी आपको वो लिख देनी है, ठीक है। तो आप बस इसको देख लो, जैसे हिंदू धर्म की रक्षा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ कुछ और भी होएगा लास्ट में, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जो भी आपको, जैसे वेदांत कथा है, क्योंकि जो नाम आपको इजी याद रह जाएंगे तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कहा एग्जामिनर ने कि आपको डिफ़िकल्ट नाम ही याद होने चाहिए, क्योंकि इनकी लिखी हुई साहित्य हैं, इनकी बुक्स हैं, तो आप कोई भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। अब इनका नाम क्यों डाला गया है आप ये पढ़ेंगे अभी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक युग का निर्माता, आधुनिक भारत का जनक इसलिए कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक युग का निर्माता, आधुनिक भारत का जनक इसीलिए कहा जाना उचित है क्योंकि उन्होंने देश व जाति उत्थान के लिए महान काम किए थे। मानवता के लिए किए गए उनके कार्यों को जो है भारत उनका ऋणी रहेगा, रहना भी चाहिए भाई, क्योंकि स्पेशली उन्होंने बाल विवाह के बारे में बात करी, महिलाओं के बारे में बात करी, जाति प्रथा के बारे में बात करी, और भी बहुत सारी सती प्रथा के बारे में बात करी। तो अगर इन्होंने ये इतने सारे सुधार ना किए होते तो आज हमारा इंडिया किसी और उस पर होता, ठीक है। टैगोर ने ठीक ही कहा है, यानी कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने कहा था कि राजा राम मोहन रॉय इस शताब्दी के महान पथ निर्माता हैं। उन्होंने भारी बाधाओं को हटाया है जो हमारी प्रगति को रोकती हैं। उन्होंने हमको मानवता के विश्वव्यापी सहयोग के वर्तमान युग में प्रवेश करवाया है। अगर आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं या कहीं आपको लिखने के लिए कहा जाता है, स्पेशली +1 +2 की में, तो आपको ही लिखना पड़ेगा। अभी आप जो पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता किस मकसद से पढ़ रहे हैं, आप MCQ क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप वैसे याद कर लीजिए, लेकिन +1 +2 की जो सोशियोलॉजी है उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर आप इनके स्पेशली विचार लिख दोगे ना तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि इसने ना सिर्फ उनके बारे में बताया बल्कि ये भी बताया है कि दूसरे जो बड़े बड़े उस समय के लोग थे उन्होंने भी इनकी प्रेज़ करी थी, इनके बारे में कहा था। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है उनके बारे में ज़रूर वहाँ पे दो तीन लाइन लिख देना जो उन्होंने इनके बारे में कहा था। उसके बाद है राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु। वर्ष 1830 में राजा राम मोहन रॉय अपनी पेंशन और भत्ते के लिए मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर यूनाइटेड किंगडम गए थे। ओके, 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास सटापले टोन में मेनिंजाइटिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये जो डेट आप देख रहे हैं ये इनकी मृत्यु की तारीख है, ये आपने याद रखनी। एक तो ज़्यादातर क्या होता है हमारी जो इनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी वो डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, बाकी नहीं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी, अभी तो स्टार्टिंग है, बाकी आप देखें आगे क्या क्या आपको मेरे चैनल पर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ कमी लगी हो या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई और टॉपिक आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड पर वीडियोज़ बनाती हूँ, ऐसे रिकॉर्डेड नहीं बनाती, तो ब्लैक बोर्ड पर भी वीडियो में बनाती हूँ। कोई टॉपिक ऐसा है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।